ऋषिकेश में 1 मार्च से बहेगी योग की गंगा। सीएम धामी करेंगे महोत्सव का आगाज। योग का महोत्सव 1 से 7 मार्च तक चलेगा। मुख्यमंत्री धामी का वित्त अधिकारियों को सख्त निर्देश। कार्य योजना बनाने पर दिया जाए ध्यान। कई विभाग राजस्व के प्राप्ति के लक्ष्य से पीछे। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद लक्ष्य करना होगा प्राप्त। भूदसाव से प्रभावित जोशीमठ मनोहर बाग बाढ़ के खेतों में बढ़ती ज्वारी दरारें। अभी भी नहीं रुक रहा दरार आने का सिलसिला। विधानसभा को मिले विधायकों के 450 सवाल। 13 मार्च से गैरसैंण में शुरू होगा बजट सत्र। देहरादून में 30 अप्रैल को होंगे कैंट बोर्डों के चुनाव। रक्षा मंत्रालय ने देश के सभी 57 कैंटों के जारी किए आदेश। बद्रीनाथ और हेमकुंड में हुई बर्फबारी। निचले क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश से गिरा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा परीक्षा। आपको बता दें कि अब पीसीएस की परीक्षा हर साल कराएगा आयोग। सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू किया जाएगा। इसका प्रस्ताव पास कर आयोग ने शासन को भेजा है। सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू किया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा परीक्षा। अब पीसीएस की परीक्षा हर साल कराएगा आयोग। सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न लागू किया जाएगा। परीक्षा कराएगा आयोग। भूदसाव से प्रभावित जोशीमठ मनोहर बाग वार्ड के खेतों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। नगर में भूदसाव शुरू हुए 2 महीने हो गए हैं। भूदसाव की खबरें लगातार सामने आ रही, लेकिन अभी भी दरार आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में भूदसाव की खबरें लगातार आ रही हैं। आपको बता दें कि वहां पर दरारें आने का सिलसिला अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में भूदसाव और दरारें आने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है, लेकिन दरार आने का सिलसिला अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में भूदसाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भूदसाव का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ में भूदसाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भूदसाव की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में भूदसाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां पर दरारें जो हैं वो काफ़ी संख्या में देखने को मिल रही हैं। चारधाम यात्रा की भी शुरुआत होनी है। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ा संकट है। जोशीमठ में भूदसाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में भूदसाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जोशीमठ में भूदसाव की खबरें सामने आ रही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में भूदसाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यहां पर नजर आ रही है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से बुद्ध साहब की खबरें जोशीमठ से लगातार सामने आ रही हैं, दरारें जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं और एक और चारधाम यात्रा भी शुरू होनी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी संकट है। बिल्कुल ये देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार जो भूदशाओं के साथ साथ जो दरारों के बढ़ने का सिलसिला जो है वो लगातार जोशीमठ में बढ़ रहा है और कई और इलाके भी इस चपेट में आ रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए लगातार भूवैज्ञानिकों ने भी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपी है और उसमें कहीं अध्ययन करने की आवश्यकता है, कहीं वजह जो है उसमें बताई गई है कि क्या भूदशाओं और क्यों दरारें आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए अब चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है अप्रैल माह से, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने रहेगी। और देखिए जो जिन आवासों में जो वहाँ के लोग रहते थे, जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, गिरने की कगार पर है, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कवायद जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है। उनको रहने के साथ साथ मुआवजा जो है प्रतिदिन धुलाई वगैरह का जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी एक अंतिम रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास आनी है जो मुआवजे को लेकर के है, क्योंकि वो मुआवजा वो है जिसमें उनको कहाँ पर विस्थापित करना है, उन परिवारों को कितने परिवार है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के लगातार स्थानीय सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए जो आपदा है, जो प्राकृतिक आपदा है, तो उसका कहर कहीं ना कहीं दिन पर दिन बढ़ रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि जोशीमठ में जो है भूदशाओं और जो दरारें हैं नेशनल हाईवे पे, वो भी एक बड़ा संकट बनता जा रहा है, क्योंकि आज सरकार को चारधाम यात्रा पूर्ण करानी है और सरकार के सामने भी बहुत बड़ी और अहम चुनौती है कि जो दरारें हैं उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, उनको किस तरीके से दोबारा जो है जोशीमठ का जो अस्तित्व है उसको बचाया जाए। तो ये खास तौर पे आ जा सकता है। इसी इस समय सरकार भी बेहद चिंतित है इन सारे कामों को लेकर के और कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या आने वाले समय में बन सकती है अगर इस पे कोई अच्छा और कोई ठोस निर्णय जो है वो सरकार द्वारा ना निकला जाए तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि सरकार लगातार इसकी कवायद कर रही है कि कैसे भी करके वहाँ जोशीमठ को बचाया जाए। साथ ही साथ चूँकि चारधाम यात्रा भी शुरू होनी है, तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती जो है वो नज़र आ रही है। और इसी बीच आपको डोईवाला से खबर बता देते हैं। डोईवाला से खबर, रायपुर ब्लॉक थाने ग्राम पंचायत में लगेगा शिविर। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम के साथ विभागीय अधिकारी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रायपुर ब्लॉक थानों ग्राम पंचायत में लगेगा शिविर। एसडीएम के साथ विभागीय अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम जनता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। खबर ऋषिकेश से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश दौरे पर है। वहीं हेलीपैड से चंद्रभागा पुल पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बाइक रैली में रोड शो करते हुए पंडित ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने करीब 25 करोड़ की लागत से बनने वाले शैक्षणिक भवन का प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन करके शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने नकल अध्यादेश पर महिला आरक्षण जैसे कार्यों को छात्रों के सामने रखा। वहीं सीएम नकल विरोधी कानून पर बोलते हुए विपक्ष पर युवाओं को बहकाने का भी आरोप लगाते हुए नजर आए। छोड़ दो भाई। खबर हरिद्वार से, जहां पर बहादुराबाद थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही आए दिन चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। ताजा मामला बहादुराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर का है, जहां पर एक चोर ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
खबर बागेश्वर से है, जो आज जिले के ब्लॉक कपकोट के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 119 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा कपकोट ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह नानू के नेतृत्व में बीडीसी बैठक कपकोट में आयोजित की गई। बागेश्वर के सभी विभागाध्यक्ष इसमें मौजूद रहे। कपकोट क्षेत्र के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीडीसी बैठक में उद्योग विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंचायत स्तर की बैठकों को उद्योग विभाग का कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंच पाता है, जिससे दूरस्थ गांवों में सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। बागेश्वर सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचा पाने में विफल साबित होता हुआ दिख रहा है। गढ़ी न्याय पंचायत, जाली करोली न्याय पंचायत और हुलारी न्याय पंचायत जो हमारी सबसे दुरुस्त न्याय पंचायत है। यहाँ से लगभग ये मान के चलिए कि 80 किलोमीटर दूर हमारी न्याय पंचायत है। हम लोग 80 किलोमीटर दूर से बिलोंग करते हैं और पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा आता है, उसके बाद ब्लॉक हेडक्वार्टर आता है। सबसे पहले तो मेरा सरकार से ये निवेदन रहता है हर बार कि आप, बहुत पुरानी मांग है हमारी, 1978-79 से मांग चली आ रही कि विकास खंड आप उस दुरुस्त एरिया में खोलें, जो पहले प्रस्तावित भी हुआ था माननीय हरीश राव जी की सरकार में। पतकन्या नामक क्षेत्र था पचार के पास में, शाहकोट के पास में, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जैसा कि हमारी सरकार की मंशा भी है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जैसी मंशा है कि गाँव में लोगों को रोजगार दिया जाए और रिवर्स सप्लाइंग का काम जो है ध्यान में किया जाए। तो उद्योग विभाग को स्पष्ट तौर पे हमने कह दिया। उद्योग विभाग के माध्यम से जैसे आपको जानकारी में है कि 1:2 प्रोडक्ट में ऑलरेडी हमारा तांबा और कीवी जो कि हमारे हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट में विकास खंड में बल्क में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। कीवी का आपको पता है प्रोडक्ट है, उसका कैंडी है, स्क्वेस्ट है, जूस है, उसके अलावा उसका च्यवनप्राश है, सारा बनाया जाए। तो उसको भी प्रमोट कर रहे हैं और लोगों के सुझाव आए कि इनको न्याय पंचायत स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाए और दिव्यांगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। दुरुस्त ग्राम पंचायत है कपकोट ब्लॉक का, तो वहाँ पर हमारी ग्राम पंचायत जो है मेरा गांव मेरी सड़क से कनेक्टेड है और उस सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय है और वहाँ पर कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट भी हो चुका है। तो हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उस सड़क को जो है दुरुस्त किया जाए ताकि आवाजाही वहाँ पर सुचारू रूप से हो सके और तमाम तरह की पॉसिबिलिटीज़ है वहाँ पर स्वरोजगार से रिलेटेड। तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो सकता है क्योंकि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। देहरादून से खबर, 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ होगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी करेंगे योग महोत्सव का शुभारंभ। संगीत के साथ योग के कई आयामों पर होगी चर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी करेंगे योग महोत्सव का शुभारंभ। सीएम धामी करेंगे योग महोत्सव का शुभारंभ। इस वर्ष 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ होगा। ऋषिकेश में हर साल होता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। 1 मार्च से शुरू होगा योग महोत्सव। उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल उन बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं। उन्होंने खुलकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बर्खास्त 228 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसा न करने पर स्वामी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। स्वामी ने दावा किया है कि अब तक वह कोई भी मुकदमा नहीं हारे। उन्होंने पूरी उम्मीद है कि फैसला भी वो जीतेंगे। अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से उठाए गए सवालों के बाद सरकार से लेकर संगठन तक बैकफुट पर हैं। बीजेपी का तर्क है कि स्वामी ने अधिवक्ता के तौर पर ये सब बातें रखी। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल इन बर्खास्त कर्मचारियों के पक्ष में बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी आ गए हैं।
उन्होंने खुलकर सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी से बर्खास्त 228 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति देने की मांग की है। ऐसा न करने पर स्वामी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। स्वामी ने दावा किया है कि अब तक वह कोई भी मुकदमा नहीं हारे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये फैसला भी वह जीतेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम पिटीशन बनाएंगे, परंतु इस बीच में मैं आशा करता हूँ कि मुख्यमंत्री ही क्यों ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, इसको खुद बदलकर सारे लोगों को, जैसे आपने पहले 2001 से 2015 तक जो 15 परमानेंट किया, इनको भी परमानेंट करने के लिए आपको फैसला लेनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट में हारेंगे। ये मैं तो पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर अभी तक हमें यहाँ पे 61 डेज़ हो गए हैं और 2 महीने से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और काफ़ी हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं और अभी तक हमें किसी ने भी ना सुना है, ना हमें ऑफिशियली बुलाया गया है। बस हम मैडम से आज भी हम यही अपील करते हैं, यही गुहार करते हैं कि मैडम हमारी परेशानियों को समझे, मैडम पुनर्विचार करें और हम सबकी बहाली करें। हम लोग बस मैडम से यही आशा करते हैं। देखिए, जो प्रथम दृष्टया आप देख रहे हैं, सीधी बात है कि जो हम सेम जो प्रोसेस है उसी के तहत आधे लोग अंदर रखे हैं और आधे को बाहर कर दिया, तो इसी से पता लग रहा है कि भेदभावपूर्ण स्थिति है। वो तो सीधा प्रथम दृष्टया ही पता लग रहा है कि आप देख रहे हैं कि मतलब 2 माह से अधिक समय हमको हो चुका है इधर पर न्याय के इंतजार में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन करते हुए, और भीषण परिस्थितियों से निकल के इधर तक आ चुके हैं। और अभी आगे और कितनी चुनौतियां हम फेस करेंगे हमें नहीं पता इसका, लेकिन जो आप टेक्निकल की बात कर रहे हैं वो हमारे पास पूरा इसका ब्यौरा है और हमने विधिवत इसका दिया भी है मीडिया में। लेकिन अब देखिए ना आपकी मतलब इस भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण ही रवैया से कहा जा रहा है कि मतलब हमारी बात को ठीक से मतलब सामने जो आनी चाहिए वो उस रूप में ठीक आ नहीं पा रही है। वहीं बीजेपी अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में कानून मंत्री रहे सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से उठाए गए सवालों के बाद सरकार से लेकर संगठन तक बैकफुट पर है। बीजेपी का तर्क है कि स्वामी ने अधिवक्ता के तौर पर यह बात रखी है, बाकी अंतिम निर्णय विधानसभा से ही लिया जाएगा, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। वहीं विपक्ष ने इन कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति की मांग करते हुए सफेद पोश नेताओं पर भी कार्यवाही की मांग की है, जिनके कार्यकाल में इन कर्मचारियों की नियुक्ति दी गई थी। सुब्रमण्यम स्वामी जी कल वहाँ पर आए थे और कर्मचारियों के साथ थे, तो अच्छा लगा। चलो एक न्यायोचित बात उन्होंने करी, क्योंकि कर्मचारी तो एक ही प्रणाली की पद्धति सारे भर्ती की। कुंजवाल ने भी कहा कि मेरे समय की गलत भर्ती हैं तो हटा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने बड़ा दिल उसमें दिखाया। तो आज ये कर्मचारी भेद है, लेकिन मैं इससे बड़ी बात कह रहा हूँ, कर्मचारी हटा दिया आपने, उनका घर बर्बाद हो रहा, बच्चे भूखे मर रहे, स्कूल की फीस नहीं दी जा रही, लेकिन जिन्होंने लगाया तो उनका क्या हुआ? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी विद्वान अभिवक्ता हैं, अधिवक्ता हैं और निश्चित रूप से पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन वो जिस विषय पर वो कह रहे हैं उस विषय को उन्होंने एज ए अधिवक्ता ही उसको कहा है। अधिवक्ता का काम वो जानते हैं, वो कर भी रहे हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है। विधानसभा एक स्वच्छशाही संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। हमारा ये कहना है कि अपराध हुआ है, चाहे 2002 से क्यों नहीं जांच हुई? अगर अपराधी हैं तो उससे पहले वाले विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आपने कर्मचारियों को तो बाहर कर दिया और जो भर्ती करने वाला है उसको मंत्री बना दिया, वो आज भी मंत्री है। तो ये कैसा न्याय है कि कर्मचारियों को बाहर करेंगे, अपराधी बना देंगे और भर्ती करने वाला मंत्री वो अपराधी नहीं होगा, शिष्टाचारी हो जाएगा। ये केवल भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत है कि चोरी करने वाला तो पाक साफ है। कुल मिलाकर विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के मामले ने धामी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पहले सरकार कर्मचारियों और विपक्ष की घेराबंदी से परेशान थी, लेकिन अब सरकार की मुश्किलें अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि एक ही संस्थान में एक ही प्रक्रिया से नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों की वैधता पर 2 अलग अलग निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं।
जब एक ही प्रक्रिया के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई है, तो फिर 2016 से 2022 तक के कर्मचारियों पर ही क्यों कार्रवाई की गई है? क्यों 2001 से 2015 की अवैध तरीके से की गई नियुक्तियों को संरक्षण दिया जा रहा है? क्या सरकार कोर्ट की फटकार का इंतजार कर रही है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।